देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको वेव के बारे में बताया था। वेव क्या होती है? तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी विदाउट ट्रांसफर मैटर पार्टिकल। फिर मैंने बताया था भी, अब किसी वेव के पास वेव जो होती है वो इस वे से आती है क्योंकि वहां का मीडियम का पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है। पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऑसिलेट करता है उसे पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि वेरिएबल होती है ना। और वेव की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। ठीक है, मीडियम मीडियम अगर सेम रहे। अच्छा, ऑसिलेशन, अगर मैं वेव की बात करूं तो हमारे पास दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स हुआ करती थी जो जिनके पार्टिकल्स वेव मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते थे। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी क्या होती थी? परपेंडिकुलर होती थी। और अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वेव की मोशन की ही डायरेक्शन में क्या करते थे? ऑसिलेट करते थे, आगे जाते थे, पीछे आते थे। ठीक है, ये दो तरह की हमारे पास वेव थी। ठीक है। अच्छा, मैंने इसी में बताया था कि मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव वो वेव्स हुआ करती थी जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती थी। ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते थे? मैकेनिकल वेव कहते थे। ठीक है। वैसे बहुत सारी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैटर वेव्स है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अरे, फिर मैंने बताया था कहीं पर अगर ये वेव्स आ रही है, कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। तो उस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला होती है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से पार्टिकल मीन पोजीशन पर नहीं रुकता, वो मीन से कहां चले आता है? एक्सट्रीम पर। फिर आता है इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी की वजह से पार्टिकल दोबारा से मीन पर आ पाता है। एक होता है मिनिमम फ्रिक्शन, पार्टिकल बहुत देर तक ऑसिलेट करे ताकि वे बहुत दूर तक चल पाए। ठीक है। फिर मैंने बताया था ये तो ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी होती है या तो सॉलिड की सरफेस पे, या वाटर की सरफेस पे, या स्ट्रेच मेम्ब्रेन में, या स्ट्रेच स्ट्रिंग में। तो ट्रांसवर्स वेव यहां पर आती है। फिर मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को चलने के लिए वॉल्यूम का चेंज होना या डेंसिटी का चेंज होना चाहिए। और वॉल्यूम, डेंसिटी, ये चेंज सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर हो सकती है। इसलिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तीनों मीडियम के अंदर चल सकती है। याद नहीं याद है? फिर मैंने हर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कराया था आपको स्ट्रिंग के अंदर। तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड थी स्ट्रिंग के अंदर, वो आई थी आपकी √T अपॉन में एम। T फॉर टेंशन, M फॉर मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है भैया? ठीक है। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये आया था। उसके बाद मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन लिक्विड या फ्लूइड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन, उसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी? तो याद है भैया, वेलोसिटी इक्वल्स टू में √ बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव इन फ्लूइड। फ्लूइड लिख दो, फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस दोनों आ जाएंगे, है ना। ये हो गया। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन रॉड, तो यंग मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव इन रॉड। भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज। ठीक है। बेसिकली हमें यहां पर इन्हीं दोनों का काम करना है, इन्हीं दोनों से हमें काम है। ठीक है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन फ्लूइड। फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, ये दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको थोड़ा आपको ध्यान दिला दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो नया टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? सब पहला चैप्टर है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की दो चीजें हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से मैंने दो चीजें उठाई हैं। पहला है एक आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में इसको, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है?
जीरो आता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में चेंज क्या आता है, जीरो। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, पीवी इक्वल्स टू में क्या पढ़ा है, एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं इस साइड को देखूं तो एन क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल को बताता है। आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब पीवी किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये ध्यान रखना, जहां पर आपका पीवी इक्वल्स में कांस्टेंट होता है वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। समझिए। फिर एक प्रोसेस था एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो भैया आपको बता दूं, ये खैर इसकी एक्सप्रेशन तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको बता दूं हीट क्या होती है इसके अंदर, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट, यानी हीट का बदलाव क्या आता है, जीरो आता है। और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू में कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट। अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा होता है आपका सीपी अपॉन में सीवी। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। और ये हर गैस के लिए क्या होती है, अलग अलग, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस। तो आपके दो कंसेप्ट लगने हैं। ठीक है। एक और लगना है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या लगना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं भैया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते क्या, ध्यान दीजिए भैया प्लीज। ओए इधर देखो, आपको पता है डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स होता है, तो क्या लिखते हो आप, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल में क्या होता है, आप डी एक्स की पावर एन को लिखते हो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स। इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी अगर आप एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखो यहां पर आप एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। लेकिन अगर आप एक्स की पावर को डिफरेंशिएट तो करो लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। समझ गया, इस चीज को ध्यान रखना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं लिख दूं पी वी की पावर गामा है अपॉन में आ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली, किसी के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर रहा। तो क्या होगा भैया, पहले गामा क्या होगा, आगे आएगा, वी की पावर गामा माइनस एक कम हो जाएगा, और फिर क्या लिख दोगे पीछे, डीवी। ये आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो अब आपको जो कराने जा रहा हूं वो बड़ा आसान है। टॉपिक का नाम है, ठीक है, टॉपिक का नाम है न्यूटन्स एरर एंड लैपलास करेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। न्यूटन्स एरर, न्यूटन्स एरर एंड लैपलास करेक्शन, लैपलास करेक्शन। न्यूटन को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन लैपलास को कोई नहीं जानता होगा, आज से जान जाओगे आप। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि जो साउंड होता है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जब साउंड चलता है एयर के अंदर, तो जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है, न्यूटन के हिसाब से साउंड जब एयर के अंदर चलता है तो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बताया भैया आइसोथर्मल क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? अब इन्होंने बोला कि हमें पता है कि भैया, अरे सुन ले, लॉन्ग जो साउंड होता है जब वो एयर के अंदर चलता है तो पहले कंप्रेशन बनाता है, फिर रेयर फ्रिक्शन बनाता है। कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन। अब आइसोथर्मल के हिसाब से कंप्रेशन का भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और रेयर फ्रिक्शन का भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं और रेयर फ्रिक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर आते हैं। इन्होंने कहा कि दोनों रीजन का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इनसाइड द एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्होंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है। किसके हिसाब से? न्यूटन के हिसाब से। किसका? साउंड के प्रोपोगेशन का, साउंड के मूव करने का। समझ गया? तो अब देखिए भैया, बात मत कीजिए प्लीज यार, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या है ये भैया? देखिए, न्यूटन गैस, सॉरी न्यूटन गैस, सॉरी, न्यूटन गैव द फर्स्ट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। साउंड की स्पीड गैस में किस प्रकार से होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने दी थी? न्यूटन ने। He assumed that, इन्होंने एज्यूम किया साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू अ गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, यानी रेयर फ्रिक्शन का भी वही टेम्परेचर होता है और कंप्रेशन का भी वही टेम्परेचर होता है। He argued that the small amount of heat produced in the compression is rapid conducted to the surrounding and refraction where the slightly cooling, ठीक है, देखिए सुन लीजिए क्या कह रहा है, मैं आपको सिंपल से बताता हूं। न्यूटन ने कहा यह प्रोसेस क्या आइसोथर्मल है, क्या है, यानी हर रीजन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको पता है जब साउंड आगे बढ़ती है तो पहले क्या बनाती है, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन, साउंड इस तरीके से चलती है। बात मत करिए यार भाई, बोलना ही क्यों है? ठीक है, ठीक है, एक बार क्या बनता है भैया, रेयर फ्रिक्शन, और एक बार क्या होता है भैया, कंप्रेशन। ठीक है, तो एक बार क्या होता है भैया, कंप्रेशन, एक बार क्या होता है, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन। ठीक है, साउंड इस तरीके से चलती है। इन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर, भाई प्लीज बोलिए मत यार प्लीज, मैं अभी काम छोड़ के पहले पी लूंगा तुमको। यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर सब जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बताया ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जहां पे कंप्रेस्ड होता है, जहां पे कंप्रेशन होता है वहां से थोड़ी सी हीट क्या होती है, लूज कर दी जाती है। वहां थोड़ी सी हीट क्या होता है, बाहर लूज कर दी जाती है। और जहां रेयर फ्रिक्शन होता है वहां बाहर से थोड़ी सी हीट क्या होती है, गेन कर ली जाती है। जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे बाहर हीट थोड़ी लूज कर दी जाती है
और जहां रेयर फ्रिक्शन होता है वहां से बाहर से थोड़ी हीट क्या होती है, गेन कर ली जाती है। यहां पर भी क्या हुआ, लूज कर दी गई, और यहां पर फिर क्या हुआ, गेन कर दी गई। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हर जगह का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर देखिए, सुन लीजिए, जब मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं तो गैस क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, सॉरी हीट क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। जहां पे हीट कंडेंस रहती है वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब जब यहां पर गैस कंडेंस हुई है, हीट कंडेंस हुई है, ठीक है, तो इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर हीट को क्या कर दिया, लूज कर दिया गया। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक तसला, वो क्या कहते हैं, वो मतलब लकड़ी लो, तसले में उसको जलाओ, पहले कमरे के अंदर रखो, कमरा बड़ा होता है तो इसलिए वहां पर उतनी हीटिंग इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन वही तसला ले आकर रसोई में रख दो तो वहां पर ज्यादा हीट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि छोटा, रसोई छोटी होती है, वहां पे हीट क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है। लेकिन कमरे में ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि हर जगह का टेम्परेचर सेम है, बस रसोई में क्या हो रहा है कि जो हीट बढ़ी है, अगर हीट और कमरे का टेम्परेचर और रसोई का टेम्परेचर दोनों सेम है तो इसका मतलब यही है कि भैया रसोई में जैसे ही मैं तसला ले गया तो वहां पर एक्स्ट्रा हीट क्या होगी, बाहर निकल गई, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ नहीं पाया। और कमरे के केस में आपको पता है इतना बड़ा कमरा है और छोटा सा तसला है, तो इसका मतलब टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, रसोई से कम होना चाहिए। तो यहां पर जो कम हो रहा है टेम्परेचर, उसकी जगह पर हीट बाहर से क्या कर दी गई, गेन कर ली गई है। ठीक है, मतलब हीट का लेन देन हो रहा है, कंप्रेशन में हीट बाहर से ली जाती है, और सॉरी कंप्रेशन में हीट बाहर छोड़ी जाती है, और रेयर फ्रिक्शन में बाहर से हीट ली जाती है। इस वजह से दोनों रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। किसने बोला, न्यूटन ने। चलो अब प्रूफ करते हैं, न्यूटन, न्यूटन इतना कह के मर गए। उसके बाद आया लैपलास। लैपलास ने कहा चलो देखिए भैया न्यूटन अगर सही है तो साउंड की स्पीड जो आनी चाहिए वो करेक्ट आनी चाहिए, कहां पे, एयर के अंदर, ठीक है। और साउंड की ऑब्जर्व, जो आप स्पीड को ऑब्जर्व करते हो वो 335 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, ठीक है। तो भैया उन्होंने ये बोला, सुन लीजिए दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूं, न्यूटन के हिसाब से साउंड का जो प्रोपगेशन है एयर के अंदर वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन दोनों पार्ट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बोला कि भैया जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पर उसके द्वारा हीट बाहर छोड़ दी जाती है, जहां पे रेयर फ्रिक्शन होता है वहां पे हीट गेन कर ली जाती है। इस वजह से दोनों जगह का रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। और ये क्या कहें, मर गए। चलो हम प्रूफ करते हैं कि भैया क्या न्यूटन सही थे या गलत थे। तो भैया देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, propagation of sound according to Newton, propagation of sound in air, क्या होता है भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो पीवी को उसमें क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल है तो भैया पीवी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और जब पीवी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो भैया एक पीवी कांस्टेंट है, हमने क्या किया, दोनों साइड में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने पार्शियली क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी पीवी इक्वल्स टू में डी कांस्टेंट। और आपको पता चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो चाहे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, वो जीरो हो गया। अच्छा अब ये दोनों वेरिएबल है, प्रेशर और वॉल्यूम आइसोथर्मल में चेंज होते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। रेयर फ्रिक्शन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए भैया, यानी दोनों वेरिएबल है, तो एक बार हमने v को बाहर निकाला, अंदर रखा p, एक बार p को बाहर निकाला, अंदर रखा v, बराबर में क्या गया, जीरो, ठीक है। अब इसको परली साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं परली साइड में ले गया तो ये हो जाएगा आपका, भाई प्लीज बोलिए मत, p dv इक्वल्स टू में माइनस v dp। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो p क्या होगा, माइनस v dp अपॉन में dv। अरे भाई इधर देख ले यार, माइनस p और dv, और v के नीचे क्या करो, इधर ला दो। ये जो v ऊपर था ना,
इसको मैं इसके नीचे लाया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मैथ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये ऊपर क्या क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, ये प्रेशर ही कह दो, क्या है ये है आपका प्रेशर। ये क्या है भैया, प्रेशर, ये क्या है प्रेशर। डीवी क्या है, वॉल्यूम, और वी क्या, चेंज, ये सॉरी चेंज इन वॉल्यूम है, क्या है ये, चेंज इन वॉल्यूम, और नीचे क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। प्रेशर को मैं स्ट्रेस भी कहता हूं, अगर आपको याद होगा तो, प्रेशर और स्ट्रेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन में ये क्या है, ये क्या है, कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, क्या ये, सो P इक्वल्स टू में क्या आ गया, माइनस स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। माइनस स्ट्रेस नेगेटिव है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस, क्या होता है, बल्क मॉडुलस, यानी क्या हुआ, बी के बराबर आ गया, यानी प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है, बल्क मॉडुलस। अभी सुन तो ले, हेंस प्रूफ नहीं हो अभी, प्रेशर किसके बराबर आ गया, यहां पर पीछे मैं लिख देता हूं, एक फॉर्मूला और यूज हुआ है, बल्क मॉडुलस होता है आपका, देखिए भैया, स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक, यार लॉन्गिट्यूडनल लिख रखा ना मैंने, वॉल्यूमेट्रिक होगा यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के, ठीक है, इसके बराबर होता है, अब ध्यान दीजिए। तो हमने देखा प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, बल्क मॉडुलस के। अब आपको पता भी है क्या, वी नो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है भैया, याद है, v इक्वल्स टू में बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, यही होती है ना भैया। ये किसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड, ये क्या है, बल्क मॉडुलस, ये क्या है, और डेंसिटी किसकी लोगे, एयर की, ठीक है। तो आपको पता है, आपने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो बल्क मॉडुलस होता है किसके बराबर होता है, प्रेशर के, सो वेलोसिटी इक्वल्स में क्या होगा, बल्क मॉडुलस के यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर का, क्योंकि साउंड कहां चलता है, एटमॉस्फेयर में, इसलिए बल्क मॉडुलस के यहाँ पे किसका, ये बल्क मॉडुलस होगा एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो प्रेशर भी किसका होगा, एटमॉस्फेयर का, डेंसिटी किसकी होगी, एयर की। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो क्या आता है, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइड बाय एयर की डेंसिटी होती है 1.3, क्या होती है, और इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं तो 280 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी न्यूटन के हिसाब से साउंड की स्पीड कितनी होती है, 280, लेकिन ऑब्जर्वेशन में साउंड की स्पीड 280 नहीं होती, 335 होती है, या उससे ज्यादा होती है कई कई मीडियम में। तो इसका मतलब न्यूटन क्या थे, गलत थे, यानी न्यूटन, एयर के अंदर साउंड की स्पीड न्यूटन के हिसाब से ही आ रही थी, लेकिन हम जानते हैं ऑब्जर्वेशन में ये चीज है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में है देखिए, द वैल्यू इज अबाउट 50%, ये वाली वैल्यू क्या है, 280 रखी है ना, और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 300, तो ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज अबाउट 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि क्या होती है 331 मीटर पर सेकंड होती है एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एसटीपी कहते हैं, ठीक है। हेंस न्यूटन फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आ गए भैया कौन,
लैपलास कौन है? लैपलास ने क्या बोला भैया? इन 1816 द फ्रेंच साइंटिस्ट लैपलास पॉइंटेड आउट द साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ गैस अंडर द एडियाबैटिक। और इन्होंने इसका, न्यूटन ने कोई रीजन नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इसका बाकायदे रीजन दिया। ठीक है, इन्होंने इसका बाकायदे रीजन दिया। रीजन क्या दिया भैया? एडियाबैटिक है। तो पहला रीजन क्या है भैया कि एज साउंड ट्रेवल थ्रू अ गैस, साउंड किसके अंदर चलता है? द टेम्परेचर राइज इन रीजन ऑफ कंप्रेशन। इन्होंने बोला कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा, और रेयर फ्रिक्शन में टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। रीजन बड़ा बताया इन्होंने आगे। कंप्रेशन, जहां पे कंप्रेस होती है चीजें, हीट कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा, और हीट एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा था, तो सारी हीट क्या थी? बहुत छोटे रीजन में थी, इस वजह से टेम्परेचर क्या था? बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हीट का, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, हीट फैली, एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर क्या हुआ? हर रीजन का कम होता चला गया। दूसरा, अब देखो, अब सुन लीजिए, जो गैस होती है ना, वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है। क्या होती है? इसलिए जहां पे कंप्रेशन हो रहा है या जहां पे रेयर फ्रिक्शन हो रहा है, वहां से ना तो हीट ली जा सकती है ना दी जा सकती है। कंडक्टर करता है हीट का लेन देन, इंसुलेटर नहीं करता। गैस क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट बोला, कंप्रेशन एंड रियर फ्रिक्शन फॉर्म बहुत तेज बनते हैं। क्या बनते हैं? कंप्रेशन, साउंड की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, यानी कंप्रेशन और रियर फ्रिक्शन बहुत तेजी से बनते हैं। और इतना तेज प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हीट का लेन भी हो जाए और देन भी हो जाए। तो देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन कंप्रेशन, रियर फ्रिक्शन एंड सराउंडिंग। समझ गया? वही लिखा हुआ है, the compression and rear friction forms so rapidly that the heat generated in the region of compression does not get time to pass into the region of rear friction। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि हीट का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, इक्वलाइज। ठीक है, तो बस ये इन्होंने बोला, यहां पे लिखा, सो व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ गैस टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होता है भैया? बढ़ जाता है, और रेयर फ्रिक्शन में क्या होता है भैया? कम हो जाता है। जहां पे वॉल्यूम वेरी करता है, ठीक है, एडियाबैटिक में क्या क्या कांस्टेंट रहती है? हीट कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट है, वही हीट कंप्रेस पार्ट में आ गई तो टेम्परेचर बढ़ गया, वही हीट रेयरफाइड पार्ट में आ गई तो टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। अब चलो प्रूफ करते हैं इनको। ठीक है, आगे बढ़ू, प्रूफ। हो गया भाई? अब प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैपलास, लैपलास लैपलास के हिसाब से, भाई प्लीज बोली मत। अकॉर्डिंग टू लैपलास, लैपलास ने क्या बोला भैया कि पीवी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है भैया? इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? देन पीवी गामा इक्वल्स टू में क्या होगा? कांस्टेंट, है ना? एडियाबैटिक बताया मैंने आपको। पार्शियली डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली, दोनों साइड में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। पीवी गामा इक्वल्स में क्या हो? इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, कांस्टेंट, है ना? तो जब इसको करोगे तो वी गामा बाहर आएगा, अंदर क्या होगा? डीपी। और फिर इसको करोगे तो पी बाहर आएगा, वी गामा का डिफरेंशिएशन होगा, और क्या होगा? ये क्या होगा? जीरो। समझ गया? किसकी होल पावर? नहीं,
केवल v की पावर गामा है। अब देखिए अब क्या होगा, ठीक है, v की पावर गामा dt प्लस, इसको ऐसे लिख दीजिए ऐसे। अब देखिए p बार, इसको क्या लिखेंगे, v गामा, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू में dv बराबर में क्या आ गया, 0। याद है, पार्शियल डिफरेंशियल याद है। चलो अब एक काम करते हैं हम, v की पावर गामा dp प्लस, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया गामा p, और इसको लिख दिया v की पावर गामा डॉट v की पावर माइनस 1 dv बराबर में क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए v की पावर गामा dp प्लस गामा p, और ये क्या हुआ, v की पावर गामा अपॉन में ये लिख दिया, इसको ये जो v की पावर माइनस 1 है इसके नीचे लग दिया, dv अपॉन में बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां से ये कॉमन लूं, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन आकर के मैं इधर ले आ रहा हूं, तो v की पावर गामा dp प्लस गामा p, v की, और ये कॉमन चला गया, dv अपॉन में dv, v बराबर में क्या आ गया, 0। इसको इधर ले आओ, इधर ले गया तो क्या हुआ, 0 के साथ मिलकर के 0 हो गया, तो ये dp प्लस गामा p dv अपॉन में v बराबर में क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको उधर ले गया मैं, जब मैं इसको उधर ले आऊंगा तो क्या हुआ, गामा p dv अपॉन में v इज इक्वल टू माइनस dp, ठीक है। अब इसको यहीं पे रखूंगा, इसको उधर ले आऊंगा, इसको, तो ये हो जाएगा आपका गामा p माइनस dp अपॉन में dv अपॉन में v। ये क्या होता है, ये है आपका स्ट्रेस, ये क्या है, और ये क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी ये क्या हो गया, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, गामा पी के बराबर आ रही है, और गामा 4 हमारे एटमॉस्फेयर में कैसी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, कैसी गैस है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए, वो डाई एटॉमिक गैस, वो डाई एटॉमिक एटॉमिक गैस, अगर मैं डाई एटॉमिक गैस की बात करूं, तो जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है, देखियो कितनी लिखी है, नोट्स तेरे पास है ना, बता गामा की वैल्यू क्या लिखी है, 1.4। अब वो तो ठीक है, 7/5 डिवाइड करके 1.4 ही तो है ना, हाँ ठीक है, 1.4, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है, समझ गया। तो यानी बल्क मॉडुलस की यहाँ पे आप क्या क्या रखना है, सो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, 1.4 इंटू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1.4 इंटू में एटमॉस्फेरिक, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या थी, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, किसका बल्क मॉडुलस, एटमॉस्फेयर का, किसकी डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या रखी है, 1.4 इंटू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन में एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। इसको आगे लिखते हैं, तो भैया बल्क वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, अंडर रूट गामा पी एटमोस्फियर अपॉन में रो एटमोस्फियर। अब देखिए अंडर रूट के बाहर निकाल दो, अंडर रूट गामा हो गया, क्या हो गया, और ये क्या हुआ, पी एटमोस्फियर अपॉन में रो एटमोस्फियर। अभी आपने पीछे इसकी वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या आई थी, 280 आई थी, क्या आई थी, 80 मीटर पर सेकेंड। तो भैया अब देखो अंडर रूट, ये क्या लिखो 1.4, और ये क्या लिखो 280 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है करीब, कितना है अभी, कितना है, 1.4 इंटू में 280, मैं कितना है भाई, मैं हद है,
वन कितना, वन अंडर रूट 1.4 इंटू 340 नहीं आएगा। हाँ 331 मीटर पर सेकंड, यानी देखो भैया ट्रू वैल्यू भी इतनी थी और जो लैपलास के हिसाब से वो भी इतनी हुई। सो this value is very close to argument with the experimental value, hence Laplace correction is justified। मतलब Laplace क्या थे भैया, सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की स्पीड आपको कहा एस्टिमेट करनी है एयर के अंदर। पहला न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से, तो भैया न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन का फॉर्मूला कहता है अंडर रूट पी अपॉन, ये क्या होता है, पी अपॉन में रो ही होता है। क्या होता है, पी किसका, एटमॉस्फेयर का, रो किसकी, एटमॉस्फेयर की। ये क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵, और ये क्या होता है डेंसिटी क्या होती है एटमॉस्फेयर की 1.3। सॉल्व करोगे तो 280 मीटर पर सेकंड। इनकरेक्ट है, क्या है ये, इनकरेक्ट। ठीक है, और ये 100% आ सकता है एग्जाम में, पहले बता रहा हूं मैं, फ्री फंड का क्वेश्चन है। तीसरा लैपलास के हिसाब से, किसके हिसाब से, लैपलास के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू लैपलास क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी क्या होती है, गामा पी एटमॉस्फेयर अपॉन में रो एटमॉस्फेयर। गामा की वैल्यू क्या रखी है 1.4, 1.01 इंटू 10⁵, और भैया रो एटमॉस्फेयर क्या 1.3। सॉल्व किया तो 331 मीटर पर सेकंड, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट। ठीक है, समझ गए, तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू थी। हो गया, आगे बढ़े। चलो, किसका, कौन सा स्कोर, अबे वो न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। छोड़, अभी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, डकवर्थ लुई चल रहा है ना। अब देखिए सुन लीजिए, ओए चैंपियंस लीग अगले साल है, इस साल ही है, मतलब फरवरी में गया। सुन लीजिए, वही तो देखना है, सुन लो ना। बीबीएल ऊंचे लेवल की गेम होती है, आईपीएल जैसी नहीं होती भाई। ऐसी बॉलिंग होती है ना उनके अंदर, पता लगता है कि भाई बॉलिंग का लेवल भी होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब जो है आपका, तो कौन कौन से फैक्टर्स साउंड की वेलोसिटी को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग दी वेलोसिटी ऑफ साउंड, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग दी, फैक्टर अफेक्टिंग दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूं आपको, पेपर में सीधा सीधा पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया, कुछ नहीं इसमें घुमाया गया, सीधा पूछ लिया भैया कौन कौन से फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर का भी इफेक्ट पड़ता है साउंड पर, है ना। बहुत सारे इफेक्ट हैं जो साउंड की वेलोसिटी पे अपना इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है सुन लीजिए, ठीक है, अभी एक मीटिंग में लूंगा, ठीक है, वो टॉपिक नहीं मानेगा हमारे भाई प्लीज यार, वो नहीं कराऊंगा तो फिर पूरा लैपलास वाला व्यर्थ चला जाएगा। 5 मिनट रुक जाओ, करा दूंगा सारा। ठीक है, 10 मिनट की मीटिंग लूंगा मुश्किल से, थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है भैया, ये 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। कौन कौन से फैक्टर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर है भैया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। ठीक है भैया, तो हमने अभी देखा पढ़ा कि भैया, हमने अभी पढ़ा था कि भैया जो वेलोसिटी होती है साउंड की क्या होती है, उसका सही फॉर्मूला क्या होता है, वी नो वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो होता है। क्या होता है, गामा पी अपॉन में रो होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो हम जानते हैं भैया वी ऑल्सो नो पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसके हिसाब से, आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से। तो अगर मैं पी को देखो, अगर आपको याद होगा तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में, यही होगा। तो ये पहली इक्वेशन आपकी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम क्या लिख दिया, मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे भैया, तो P अपॉन में रो ही लिख दीजिए। और ये जो मास है ना, ये जो मास है वो कांस्टेंट की उधर की तरफ ले जाइए। तो क्या हुआ, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया, मास m। और आपको पता है कांस्टेंट और अपॉन में मास, मास क्या है, कांस्टेंट ऑलरेडी। तो कांस्टेंट अपॉन में मास क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो P अपॉन में रो क्या आ गया, P अपॉन में रो क्या आ गया, कांस्टेंट। अच्छा, गामा एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों साइड में गामा से मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक नंबर होता है 1.4, मतलब अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैं दोनों साइड में, और दोनों साइड में क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। क्या ले लिया, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, और ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म क्या होगी, अनदर कांस्टेंट। क्या आ गया, अनदर कांस्टेंट। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू में क्या है, कांस्टेंट। तो भैया प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर, देखिए मैंने बोला भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू में कांस्टेंट होता है। हमने v को क्या लिख दिया, मास अपॉन में डेंसिटी, मास को उधर ले गए तो कांस्टेंट अपॉन में m हो गया, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। यानी p अपॉन में रो क्या हो गया, कांस्टेंट। हमने गामा से इधर मल्टीप्लाई किया, गामा से इधर मल्टीप्लाई किया, और दोनों साइड में क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक नई कांस्टेंट। ठीक है भैया, आपको पता ये है क्या, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला, और वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब साउंड के जो वेलोसिटी होती है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, so velocity of sound is independent of the pressure. So velocity of sound does not depends upon the pressure, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला भैया इफेक्ट ऑफ, लास्ट है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, ध्यान दीजिए भाई, भाई भाई प्लीज बोलिए मत। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट क्या होती है भैया, गामा पी अपॉन में रो, है ना। तो हम देख रहे हैं भैया, अगर मैं इस गामा पी को अगर मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट रो की क्या होती है, इनवर्सली आती है। क्या आती है, यानी जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक बात और इसमें नोट में एक बात ध्यान रखना, नोट में कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट, जो मॉइस्ट एयर होती है ना वो कम डेंसिटी वाली होती है, और जो सूखी एयर होती है ना वो ज्यादा डेंसिटी होती है। सो वेलोसिटी ऑफ किसकी, मॉइस्ट एयर में क्या होगी, ज्यादा होगी, मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ड्राई एयर में वेलोसिटी क्या होगी,
ड्राई एयर में वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी यही हो गया, डेंसिटी का जो इफेक्ट है। ठीक है, अबे रुक तो जाए यार। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लास्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो भैया टेम्परेचर का देखिए कुछ भी है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? वी नो वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट गामा पी अपॉन में क्या होता है, रो होता है। अच्छा हम जानते हैं, वी ऑल्सो नो क्या, कि भैया आपका जो पी होता है, प्रेशर जो होता है, पीवी जो होता है, वो किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। क्या होता है, एनआरटी के बराबर होता है। प्रेशर जो होता है आपका एनआरटी के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे भैया, डेंसिटी को क्या लिख दिया मैंने, पीवी इक्वल्स में एनआरटी। एनआरटी क्या है भैया, और जहां पे आपको पीवी दिखेगा तो आप क्या लिख दोगे उसके यहाँ पे, एनआरटी क्या लिख दोगे। तो हमने क्या लिखा इसको, ध्यान दीजिए, गामा पी को ऐसे लिख दीजिए, और डेंसिटी को क्या लिखिए, मास अपॉन में वॉल्यूम, क्या लिख दो। तो ये होगी, अब आगे करते हैं सॉल्व। तो गामा पी वॉल्यूम ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, मास। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी आपकी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, गामा पी की यहां पे क्या आएगा, एन आर टी अपॉन में क्या आएगा, एम। अगर आप देखोगे तो गामा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एन भी क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है, मास भी क्या है, केवल वेरिएबल कौन है, टेम्परेचर। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो हम कह सकते हैं, अगर आपका इफ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है भैया, तो ये था आपका, ये टॉपिक खत्म हो गया। तो अब कल मिलेंगे, ठीक है भैया, कल भी छुट्टी है तुम्हारी अभी, नहीं चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय जवाहर।